यस यारो, स्टार्ट करेंगे सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग एमलगमेशन ऑफ कंपनी। एज 14, एज का नाम भी 14 है और मार्क्स भी 14 मार्क्स तक के आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी इस चैप्टर से 14 से ज़्यादा मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के बेसिस पे और एक फुल फ्लेज सम्स। तो फिर भी आप लोग 14 मार्क्स को ध्यान पे रखकर ये चैप्टर तैयारी कीजिएगा। बहुत ही आसान है। इस चैप्टर में जितने कंसेप्ट्स हैं A to Z जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, विथ एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन पे एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये तीन टर्म का नाम समझेंगे। एमलगमेशन का मतलब होता है दो या उससे ज़्यादा कंपनी क्लोज होके एक नया कंपनी फॉर्म किया गया, उसे कहते हैं एमलगमेशन। दैट इज टू और मोर कंपनीज क्लोज्ड, दो या उससे ज़्यादा कंपनी क्लोज्ड एंड अ न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड। यहाँ पे 3 कंपनीज इन्वॉल्व है। एमसीक्यूज के लिए ध्यान रखेंगे। एमलगमेशन पे एटलीस्ट 2 कंपनी बंद हो जाएगा, फिर और एक नया कंपनी का फॉर्मेशन। ए लिमिटेड क्लोज्ड, बी लिमिटेड क्लोज्ड एंड द सी लिमिटेड न्यू कंपनी इज फॉर्म। दिस इज कॉल्ड एमलगमेशन। 3 कंपनी मिनिमम इन्वॉल्व है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कोई एक बड़ा कंपनी ने छोटा कंपनी को टेक ओवर कर लिया, बड़ा कंपनी ने छोटा कंपनी को टेक ओवर कर लिया। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अभी अभी हुआ था बेटा, ये रिलायंस रिटेल ने टेक ओवर किया फ्यूचर ग्रुप को। सो रिलायंस रिटेल तो चल ही रहा है और फ्यूचर ग्रुप दैट इज बिग बाजार बंद हो गया। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इट मीन्स वन कंपनी टेक्स ओवर एक्वायर्ड अदर कंपनी। एब्जॉर्प्शन के केस में मिनिमम 2 कंपनी इन्वॉल्व होंगे, एक रिलायंस रिटेल और एक फ्यूचर ग्रुप। अगर रिलायंस रिटेल ने और एक दो को टेक ओवर कर लिया तो मोर देन 2 भी हो सकता है, बट एब्जॉर्प्शन में 2 कंपनी इन्वॉल्व है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बेटा एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही चैप्टर है। जब कोई कंपनी सिक हो जाता है, लॉस मेकिंग कंपनी, उसे बचाने के लिए एक रास्ता था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक दूसरा रास्ता है उस कंपनी को कंप्लीटली बंद कर देना है और उसके जगह एक नया कंपनी फॉर्म करना है। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इट मीन्स अ न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड टू टेक ओवर सिक कंपनी, लॉस मेकिंग कंपनी। न्यू ए लिमिटेड इज फॉर्म्ड टू टेक ओवर बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड। जो बेटा पुराना कंपनी था, सिक कंपनी था, लॉस मेकिंग कंपनी था, उसको क्लोज करके न्यू ए लिमिटेड फॉर्म हुआ है। तो ध्यान रखेंगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में 2 कंपनीज इन्वॉल्व है, नॉर्मली हमेशा 2 ही। एब्जॉर्प्शन में भी मिनिमम 2, अगर आपने 2-3 कंपनी को उठा लिया तो अलग बात है। और एमलगमेशन में 3 कंपनीज आर इन्वॉल्व, 2 पुराने और एक नया। आपको इन्हीं के अकाउंटिंग सीखना है, बट टेंशन नहीं लीजिएगा। एमलगमेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो, सबके अकाउंटिंग एक ही तरीका से होता है, सो टेंशन नहीं। तो फर्स्ट पार्ट इज ओवर। नाउ बेटा इस चैप्टर में आप लोग को क्या क्या करना है जो आपको एग्जाम के लिए पढ़ाई करना है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कैलकुलेशन ऑफ पीसी, परचेज कंसीडरेशन का कैलकुलेशन सीखना है आपको। नेक्स्ट है अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी, एमलगमेटिंग कंपनी, ओल्ड कंपनी दैट इज फ्यूचर ग्रुप। यानी जो कंपनी बंद हो रहा है उसको वेंडर कंपनी भी बोल सकते हैं, ट्रांसफरर कंपनी भी बोल सकते हैं, एमलगमेटिंग कंपनी और हमारे एग्जाम्पल पे फ्यूचर ग्रुप। एंड अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, ट्रांसफरिंग कंपनी, एमलगमेटेड कंपनी, न्यू कंपनी दैट इज हमारे एग्जाम्पल पे रिलायंस रिटेल। तो ये टर्म याद रखिएगा, जो पुराना कंपनी होता है उसे कहते हैं एमलगमेटिंग और जो नया कंपनी होगा उसे कहते हैं एमलगमेटेड। कभी एग्जाम में ये टर्म आ जाए एमलगमेटिंग, एमलगमेटेड कंपनी, तो कोई बच्चा कंफ्यूज हो सकता है ये किसके घर में एंट्री करना है। तो जो ओल्ड है वो एमलगमेटिंग और जो न्यू है वो एमलगमेटेड, लिख के रखिएगा आप लोग बेटा। यही काम करना है। और परचेजिंग कंपनी के घर में एंट्री करते समय 2 मेथड है, एक परचेज मेथड और एक मर्जर दैट इज पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। सो बेसिकली आपको 1, 2, 3 में ए बी 4 टॉपिक सीखना है और 14 मार्क्स आपका कहीं जाने वाला नहीं है, ध्यान रखेंगे। और क्या बताया एमसीक्यूज में आ गया तो बहुत अच्छा है।
बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीसी अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो पीसी पे ना एक्स्ट्रा एफर्ट डालिएगा, बिकॉज पीसी पे छोटे सम्स भी आ सकते हैं 4, 5, 6 मार्क्स के, एमसीक्यूज भी 2 मार्क्स मिल सकता है, और पीसी का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे 2 और 3 पे। अगर पीसी में कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना तो पूरा सम से रॉन्ग हो जाएगा। तो जब आप रिवीजन करोगे सीएमएट के सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से पीसी के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जिन्होंने अपना यहाँ पे कोचिंग लिया, अपने कोचिंग का स्टडी मेट से जितने पीसी के सम से सब आप डिस्कस कर लीजिएगा, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा आई मीन। और मैं भी पीसी के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ। तो बेटा बेसिकली आपको सीखना है पीसी कैलकुलेट करना, एमलगेमेटिंग कंपनी ओल्ड कंपनी का अकाउंटिंग करना, और एमलगेमेटेड कंपनी परचेजिंग कंपनी के अकाउंटिंग 2 तरीका से करना, टोटल 4 टॉपिक्स। सो चलिए सुहाना सफ़र शुरू करते हैं। परचेज कंसीडरेशन क्या होता है, परचेज कंसीडरेशन ये समझेंगे। सो बेटा पीसी का मतलब होता है जो परचेजिंग कंपनी है वो वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर्स को, वेंडर कंपनी के इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो आप पे करोगे ना वही है पीसी। पीसी इज पेमेंट टू शेयर होल्डर्स ऑफ वेंडर कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो भी आप पेमेंट करोगे दैट इज पीसी। किसी और को पेमेंट लाइक डिवेंचर्स का पेमेंट, क्रेडिटर्स का पेमेंट, लोन का पेमेंट, expenses are not considered in PC. So it is the aggregate of payment by purchasing company to shareholder, both equity and preference shareholders of vendor company. Mode of payment, जो पेमेंट का माध्यम होगा शेयर्स, डिवेंचर्स, कैश, एसेट भी हो सकता है। पीसी डज नॉट इंक्लूड, ध्यान देना ये लोग आप लोग को उल्लू बनाने के लिए अदर पेमेंट्स लाइक डिवेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, लोन, अदर एक्सपेंसेस, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और पेपर सेटर डाल दे तो बोलना नो उल्लू बनाविंग। सो पीसी में ओनली पेमेंट टू शेयर होल्डर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और इनको देने का मोड कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। बेटा पीसी कैलकुलेशन करने का ऐसे इफेक्टिवली 3 मेथड्स है, बट और एक 4 बोला जा सकता है, बट मेनली लमसम मेथड, नेट पेमेंट मेथड, नेट एसेट्स मेथड, और इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर एक्सचेंज मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू पे थोड़ा सा क्वेश्चंस ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग को करवाया गया है क्लास में। यस, लमसम मेथड क्या होता है बेटा? लमसम मेथड मतलब परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी को टेक ओवर किया और बोल दिया 10 lakhs आई विल पे यू, सो 10 लाख इज पीसी, एक लमसम अमाउंट। It means purchasing company agreed to pay lump sum fixed amount to shareholder of vendor company. For example, A Limited took over B Limited 1 lakh पे, A Limited ने B Limited को उठा लिया 1 लाख पे। This is lump sum, this is PC, PC is equal to 1 lakh। डिस्चार्ज पे बताया गया 70% इक्विटी शेयर से दिया जाएगा ऑफ ₹20 का शेयर, तो यानी 70,000 इक्विटी शेयर से दिया जाएगा, एंड कैश 30%, तो 30,000, और ये दोनों जोड़ के 1 लाख। लेकिन इक्विटी शेयर्स में ध्यान रखिएगा एट द रेट 20 बट फेस वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम का चक्कर आएगा। तो आपको 70,000 देना है, एक शेयर्स का वैल्यू 20, तो 3,500 शेयर्स ऑफ 10 एट द रेट 20। ये कैलकुलेशन जरूर से कीजिएगा। जब आप परचेजिंग कंपनी के घर में एंट्री लगाएंगे तो आपको पता ही है ना ₹10 फेस वैल्यू है, ये कैपिटल अकाउंट पे आता है। कैपिटल अकाउंट और डिवेंचर अकाउंट पे ऑलवेज फेस वैल्यू, और जो 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गया उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो ये लमसम मेथड का और एक एग्जाम्पल देखिए। फ्रैक्शंस अगर आ जाता है शेयर्स, डिवेंचर्स, तो फ्रैक्शन शेयर्स के लिए आप लोग कैश पेमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस। तो फ्रैक्शन शेयर्स पे एग्जांपल देखिए, पीसी 1 लाख है, इक्विटी शेयर 10 का है, 15 पे आप दे रहे हो, तो बेटा आपके नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे 1 लाख बाई 15, 6,666.6666। बेटा अपने को आदत है कभी डेसिमल आता तो राउंड अप कर देते। शेयर्स डिवेंचर्स पे ऐसा ना करना बच्चा लोग,
शेयर्स डिवेंचर्स फ्रैक्शंस पे आएंगे तो फ्रैक्शंस के लिए आप कैश दे देना। तो यानी आप 6,666 शेयर्स ऑब्टेन 15 देंगे और कैश दोगे 0.666666 शेयर्स के लिए इशू प्राइस के बेसिस पे आप 15, तो आपका हो जाएगा 0.666666 इंटू 15, 10 रुपया कैश, टोटल 1 लाख। फ्रैक्शन शेयर्स डिवेंचर्स के लिए कैश देना होता है ऑन द बेसिस ऑफ इशू प्राइस, मार्केट प्राइस। नेक्स्ट है बेटा नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड में डेफिनेशन जो था वही होगा, पेमेंट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, पेमेंट टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ओनली, अदर पेमेंट्स लाइक डिवेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, लोन, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस नॉट कंसीडर्ड। नेट एसेट्स मेथड, बेटा ध्यान से सुनना, अगर आप लमसम भी नहीं मिला आपको पेपर में, नेट पेमेंट भी नहीं मिला आपको पेपर में, तो नेट एसेट्स पे जाना। नेट एसेट्स आखिरी जुगाड़ मेथड है। सो योर बेस्ट इज लमसम, अदरवाइज इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या पेमेंट क्या बता दिया तो ठीक है, अगर वो भी नहीं बताया तो नेट एसेट्स मेथड पे जाना। नेट एसेट्स मेथड बहुत आसान है बेटा, एसेट्स टेकन ओवर माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर। क्विक इसका रिवीजन देख लेते हैं। इफ पीसी कैनॉट बी कैलकुलेटेड बाय अबव मेथड्स देन इट इज कैलकुलेटेड बाय नेट एसेट्स मेथड। नेटो भी बोलते हैं, एसेट्स टेकन ओवर लेस लायबिलिटीज टेकन ओवर, यही नेटो यही पीसी। बट एसेट्स लायबिलिटीज टेकन ओवर के समय ध्यान से सुनेंगे, जैसे आप कभी शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं तो जो प्राइस रहता है फिक्स प्राइस शॉप पे गए तो अलग बात है, अदरवाइज ऐसा शॉप में गए जहाँ बार्गेनिंग कर सकते हैं तो थोड़ा सा बार्गेनिंग वगैरह होता है। इसलिए एसेट्स टेकन ओवर एग्रीड वैल्यू देखिएगा, एग्रीड वैल्यू नहीं है तो मार्केट वैल्यू देखिएगा, मार्केट वैल्यू भी नहीं है तो बुक वैल्यू, बैलेंस शीट में जो वैल्यू। सिमिलरली लायबिलिटीज भी एग्रीड वैल्यू, बुक वैल्यू, नेटो यही पीसी। बेटा नेट एसेट्स मेथड में ना कुछ कुछ गलती हो सकता है आपसे एसेट्स लायबिलिटीज टेकन ओवर पे, तो इन 4-5 बातों को ध्यान से सुनेंगे आप लोग। बिजनेस टेकन ओवर वर्ड कहीं पे डाल दिया है, ए लिमिटेड टुक ओवर बी लिमिटेड, ए लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड, तो ये समझिएगा ऑल एसेट्स, सारे एसेट्स लिए गए हैं एंड ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज टेकन, ऑल एसेट्स एंड ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज टेकन। आउटसाइड लायबिलिटीज का मतलब होता है क्रेडिटर्स, लोन, प्रोविजन फॉर टैक्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेजुएटी फंड, कोई भी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड जिसका कोई लायबिलिटी है, यानी कोई भी पेमेंट शेयर होल्डर्स को छोड़ के किसी और को करना है तो वो हो गया आउटसाइड लायबिलिटीज, वो आएंगे। और एसेट्स टेकन ओवर मीन्स कैश बैंक भी आता है, बट कैश बैंक पे ध्यान पे रहना, कभी कभी बोलता है ऑल एसेट्स लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग कैश बैंक, तो पेपर सेटर खुद चलकर बोलेगा कि कैश बैंक को टेक ओवर नहीं किया तब आप पीसी में नहीं लेंगे, अदरवाइज कैश बैंक भी एसेट्स है। बट डू नॉट इंक्लूड फिक्टिशियस एसेट्स, वैल्यूलेस एसेट्स, ये सब कुछ कैश बैंक पे एसेट्स पे नहीं आएंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह ये सब एसेट्स पे नहीं आएंगे। और लायबिलिटी मीन्स ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज एक्सक्लूडिंग शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिजर्व, दैट इज ये सब कुछ आएंगे। नेक्स्ट है बेटा इंट्रिंसिक वैल्यू। कभी कभी बोल दिया जाता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू पे टेक ओवर हुआ है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी सीखेंगे। पहले इंट्रिंसिक वैल्यू अगर पेपर में बता दिया गया है तो बता रहा हूँ मैं किस तरह से आप डील करेंगे। पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ध्यान रखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू इज फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है तो उनको अलग से पेमेंट होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को इंट्रिंसिक वैल्यू पे पेमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ वेंडर कंपनी एंड पीसी डिस्चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ परचेजिंग कंपनी। यहाँ पे दोनों का इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा, फ्यूचर ग्रुप के इक्विटी शेयर्स का इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा सो डेट फ्यूचर ग्रुप के इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना पेमेंट करे पता चलेगा, और रिलायंस रिटेल का भी देखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू सो डेट उनका शेयर्स कितना पे इशू करेंगे, तो दोनों का चाहिए। एग्जाम्पल
RG Limited took over Nissan Limited on the basis of intrinsic value। तो ये पॉइंट ध्यान से समझेंगे। RG Limited ने निसान को टेक ओवर किया इंट्रिंसिक वैल्यू। तो निसान का इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे निसान के इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा और पेमेंट करने का मोड रहेगा आरजी के इक्विटी शेयर्स। तो आरजी का इंट्रिंसिक वैल्यू पे शेयर्स इशू होगा। एग्जांपल से समझिए, निसान लिमिटेड का इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 बट इंट्रिंसिक वैल्यू 20 है, आरजी का 50 है। तो बेटा जब पीसी कैलकुलेट करना पड़ेगा, निसान का इंट्रिंसिक वैल्यू 1 लाख शेयर्स इंटू 10 20 लैक्स एंड डिस्चार्ज करते समय 20 लैक्स आरजी के शेयर से जाएगा 50 रुपीज। तो 20 लैक्स बाई 50 कैलकुलेशन देख लीजिएगा। 40,000 शेयर्स ऑफ 10। सो दोनों का इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए, समझ में आ गया। कभी कभी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं दिया रहता है तो किस तरह से कैलकुलेट करना है आपको बताएंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स नेट एसेट्स के बेसिस में कैलकुलेट होता है। कैसे होता है बेटा? इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर नेट एसेट्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कैसे पता चलेगा? ऑल एसेट्स माइनस ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस प्रेफरेंस शेयर्स एट एग्रीड वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू। बिजनेस के सारे एसेट्स से सारे लाइबिलिटीज सारे प्रेफरेंस शेयर्स भी है तो माइनस कर दीजिए और एसेट्स लाइबिलिटीज एग्रीड वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू पे लेना और नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देना तो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर मिल जाएगा आपको। देखिए कभी कभी इंट्रिंसिक वैल्यू पे शेयर्स दिया जाता है प्लस थोड़ा सा कैश भी दिया जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू पे शेयर्स प्लस थोड़ा सा कैश भी, ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखेंगे। एन लिमिटेड का इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर 50 है निशान का और आरजी लिमिटेड का इंट्रिंसिक वैल्यू 20 है। अब ऐसा बोला जा रहा है एक्सचेंज रेट 1 शेयर ऑफ निशान लिमिटेड के अगेंस्ट 2 शेयर ऑफ आरजी प्लस कैश। निशान के 1 शेयर्स के बदली आरजी का 2 शेयर्स दिया जाएगा और थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा तो कैश। तो बेटा निशान का 1 शेयर्स का वैल्यू तो 50 रुपया है और आरजी का 1 शेयर्स का वैल्यू 20, 2 शेयर देंगे तो 40 मिला निशान के शेयर होल्डर्स को, बाकी का कैश। तो कैश टू बी पेड ऑन एवरी 1 शेयर ऑफ निशान लिमिटेड 10। तो इस पे जरूर से आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, पीसी कंप्लीट होगा और उसके बाद टू इनिंग्स है, एक वेंडर एमलगेमेटिंग कंपनी के घर में और एक परचेजर एमलगेमेटेड कंपनी घर में, और उसके बाद आपका ये चैप्टर रिवीजन हो गया। आप कोई भी सम्स उठाएंगे कहीं से भी सारे पॉइंट्स कंसेप्ट यहीं से कवर रहेंगे। सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर फ्रैक्शन शेयर्स डिवेंचर कैश पेमेंट मार्केट प्राइस इशू प्राइस के बेसिस में कभी बोल देगा शेयर्स डिवेंचर इशू डेट प्रीमियम तो उसका मतलब होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, और कभी बोल दिया जाएगा डिस्चार्ज पेड एट प्रीमियम तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है। डिस्चार्ज या पेड एट प्रीमियम लिखा रहेगा तो आप समझेंगे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ, ज़्यादा पेमेंट हुआ। दिस इज नॉट एसपी। एग्जाम्पल के लिए 10,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और डिस्चार्ज एट 10% प्रीमियम, यानी हम लोग उनको 1,10,000 पे 10% एक्स्ट्रा 11,000 देंगे, ये एसपी नहीं समझेंगे आप लोग। सो बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा अकाउंटिंग, ट्रांसफरर के घर पे, वेंडर कंपनी के घर में, एमलगेमेटिंग के घर पे, और फिर उसके बाद परचेजिंग और उसके बाद कुछ मिसलिनियस कंसेप्ट्स और फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। यस यारो अब चलेंगे अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी बोलिए, ट्रांसफर बोलिए, वेंडर कंपनी बोलिए, एमलगेमेटिंग कंपनी बोलिए। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद करना बड़ा सिंपल होता है बेटा। जब भी कोई बिजनेस बंद होता है ना तो आपका पहला धर्म रहता है कि उनके बैलेंस शीट में जितने एसेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल है सबका कर दे स्वाहा। तो बड़ा सिंपल क्या है सर, एसेट्स लाइबिलिटीज सब चला जाता है रियलाइजेशन अकाउंट पे और इक्विटी शेयर रिलेटेड जितने भी है इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस
सब चले जाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट पे। बस अकाउंटिंग में तीन ही है, ऑल एसेट्स लायबिलिटीज रियलाइजेशन पे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व इन सरप्लस इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट पे, और दुकान बेचने का एंट्री और पीसी लेकर पेमेंट करने का एंट्री। दैट्स इट। सो बड़ा सिंपल है। कैश बैंक के बारे में थोड़ा सा ध्यान पे रखना है, मैं बताऊंगा। जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करेंगे, अभी मैं 25 पे आया था वेंडर कंपनी के घर पे, तो सबसे पहले दिमाग में तीन बात को दौड़ाना, सेल द बिजनेस, बिजनेस बेचने का एंट्री, क्लीन अप लूज एंड्स, कुछ कुछ छोड़ देते हैं परचेजिंग कंपनी हमारे लिए, हमारा अमानत उसे सल्टाएंगे, एंड लास्ट सेटल द ऑनर। बस ये तीन बात ध्यान पे रखिएगा और बिंदास। सबसे पहले सेल द बिजनेस में 4 एंट्री, ट्रांसफर ऑल एसेट्स बुक वैल्यू। ध्यान रखिएगा, आप बिजनेस बंद कर रहे हैं, जिस बिजनेस को बंद कर रहे हैं उसके बैलेंस शीट में जो वैल्यू है उसको क्लोज करेंगे, बुक वैल्यू ऑल एसेट्स। कैश इन बैंक बैलेंस शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ दीज आर नॉट टेकन। तो कैश बैंक से थोड़ा बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। अगर उन्होंने कैश बैंक हमारा उठा लिया तो कैश बैंक भी रियलाइजेशन में गया। अगर कैश बैंक उन्होंने टेक ओवर नहीं किया तो कैश बैंक रियलाइजेशन पे नहीं जाएगा, लेजर बनेगा टू बैलेंस BD, और ओवरड्राफ्ट है तो बाई बैलेंस BD। एंट्री बड़ा आसान है, रियलाइजेशन टू ऑल एसेट्स, सभी एसेट्स को दिखाएंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान से रखेंगे, अगर सन्ड्री डेटर्स 11,000 है और PDD 1,000 है तो आपको डेटर्स दिखता है 10,000। जब इसको क्लोज करेंगे, डेटर्स को भी रियलाइजेशन में भेज दीजिएगा, रियलाइजेशन टू डेटर्स 11,000, और PDD का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसे क्लोज करने के लिए डेबिट कीजिएगा PDD टू रियलाइजेशन 1,000। सो 10,000 का एंट्री नहीं करना है आपको, डेटर्स भी क्लोज करना है, PDD भी क्लोज। डेटर्स डेबिट होता है तो क्रेडिट कर देंगे, PDD क्रेडिट होता है डेबिट कर देंगे। सेम विथ फिक्स एसेट्स एट कॉस्ट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ। ट्रांसफर ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज, सारे आउटसाइड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर देंगे, लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन लाइक ट्रेड पेबल, लोन, प्रोविजन फॉर टैक्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेजुएटी फंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बता दिया था, यहाँ भी है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड के अगेंस्ट अगर लाइबिलिटी है तो जितना लाइबिलिटी है उतना रियलाइजेशन पे जाएगा, आगे मैं कवर करने वाला हूँ, और लाइबिलिटी नहीं है तो फ्री है, इक्विटी से होल्डर्स का डिस्कस करेंगे। नाउ एसेट्स क्लोज, लाइबिलिटीज क्लोज, दो ही आइटम बच गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर्स का। नाउ दुकान बेचने का एंट्री, PC ड्यू, परचेजिंग कंपनी टू रियलाइजेशन। देखिए PC कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट PC रिसीव, PC में वहां से आपको कैश, बैंक, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर ऑफ परचेजिंग कंपनी मिलेगा टू परचेजिंग कंपनी। यहाँ पे आप लोग इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लिखना, यहाँ पे SP नहीं लिखना, परचेजिंग कंपनी शेयर्स दे रहा है, उनके घर में जब चलेंगे तब कैपिटल कैपिटल बोलना, और आपके घर में इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स ही लिखना। नाउ फर्स्ट इनिंग समाप्त हुआ। नेक्स्ट पार्ट इज ये क्लीन अप लूज एंड्स, कुछ कुछ एसेट्स लाइबिलिटीज को उन्होंने छोड़ दिया, हम लोग सल्टाएंगे। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स नॉट टेकन बाय परचेजिंग कंपनी, तो बैंक टू रियलाइजेशन। डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटीज नॉट टेकन बाय परचेजिंग कंपनी, तो रियलाइजेशन टू बैंक। और थोड़ा सा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के बारे में ट्विस्ट है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आप पे करोगे तो रियलाइजेशन टू बैंक। कभी कभी होता है कि दिस एक्सपेंसेस आर टू बी रिम्बर्स बाय परचेजिंग कंपनी, परचेजिंग कंपनी बोलता है कि आप एक बार पे कर दो, हम आपको रिम्बर्स कर देंगे। जब अपन पे करेंगे तो लिखेंगे परचेजिंग कंपनी टू बैंक, और जब मिलेगा तो बैंक टू परचेजिंग कंपनी। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है बेटा, इसको ध्यान देना, फेवरेट पॉइंट है पेपर सेटर का। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आपने किया 5,000 और परचेजिंग कंपनी ने रिम्बर्स किया 4,000, तो फिर आप एंट्री क्या करोगे भाई, आपके भी तो 1,000 का खुद का खर्चा हो गया ना, यस। तो परचेजिंग कंपनी डेबिट 4,000, रियलाइजेशन डेबिट 1,000 टू बैंक, और फिर बैंक टू परचेजिंग कंपनी। सेकेंड इनिंग्स भी समाप्त हुआ।
नाउ सेटल द ऑनर, दो ही तो ऑनर है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जितना हक बनता है उनके होल्डर अकाउंट में डाल दो और उनको अपना हक दे दो। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का फॉर अमाउंट ड्यू, प्रेफरेंस शेयर का जो ड्यू होगा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उनका कैपिटल उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। और कभी कभी क्या होता है ना, उनका कैपिटल 100 रुपीज़ का था बट उनके साथ नेगोशिएशन 110 का हुआ है, तो 10 रुपया ज़्यादा देंगे ना, दैट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान रखना, वेंडर कंपनी के घर में अगर प्रेफरेंस शेयर्स हुआ ना तो एक ट्विस्ट मिल सकता है, जरूर से ध्यान देना कि उनको कैपिटल से ज़्यादा या कम दिया तो डिफरेंस अकाउंट रियलाइजेशन। फिर नाउ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा देना है तो बैंक दे देंगे, प्रेफरेंस शेयर नया कंपनी का है तो प्रेफरेंस शेयर दे देंगे। एंड इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना, रियलाइजेशन अकाउंट एक ऐसा लेजर बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना। प्रॉफिट हो सकता है तो रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, लॉस हो सकता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स टू रियलाइजेशन। अगर पेपर सेटर लेजर नहीं मांगा है तो नो प्रॉब्लम, रियलाइजेशन एक पीएल के तरह है, डेबिट होने से लॉस माइनस और क्रेडिट होने से प्रॉफिट प्लस, तो जितना क्रेडिट क्रेडिट प्लस प्लस डेबिट डेबिट माइनस माइनस, यू आर गेटिंग प्रॉफिट लॉस। एंड द लास्ट आ गए मालिक, एकदम ओरिजिनल मालिक, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस जितना भी है सब शेयर होल्डर्स पे ट्रांसफर कर दो। इक्विटी शेयर कैपिटल खत्म, आज से डेबिट, पीएल का बैलेंस खत्म, आज से डेबिट, जेंडर रिजर्व और रिजर्व खत्म, आज से डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। एंड कोई पीएल का डेबिट बैलेंस है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स टू पीएल। एंड फाइनल पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी, टू डिवेंचर्स इन परचेजिंग कंपनी, टू प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी, टू कैश बैंक। जब ये पेमेंट करोगे तो ध्यान रखना एकदम चप्पा चप्पा पुराना कंपनी खाली हो जाना चाहिए, एक भी आइटम नहीं बचना चाहिए। तो 2 बार ढूंढ लेना घर खाली करते समय, कहीं भी एक तिनका सभी कुछ नहीं छूटना चाहिए। कैश बैंक तो ढूंढ ही लेना और पेमेंट कर देना। प्रेफरेंस शेयर्स, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, 3 ट्विस्ट था। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस तो बता दिया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखिए, कैपिटल 1 लाख था बट देना है 1,10,000, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, रियलाइजेशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक दे देंगे, प्रेफरेंस शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी जो आएगा दे देंगे। बट कहने का मतलब ये है इसके कारण रियलाइजेशन गड़बड़ हो सकता है, ध्यान रखना। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड बना के रखा है वेंडर कंपनी ने, अगर उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी है तब तो वो लाइबिलिटी है रियलाइजेशन में जाएगा, लाइबिलिटीज नहीं है तो बल्ले बल्ले इक्विटी शेयर होल्डर्स का वो है वो चला जाएगा। तो जैसे देखिए वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 10,000 है बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी 0 है, तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर हो जाएगा, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड टू इक्विटी शेयर होल्डर। बट 10,000 वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड है, 7,000 लाइबिलिटी है, तो बेटा रियलाइजेशन में आप भेज देना 7,000 और 3,000 चला जाएगा किसमें, इक्विटी शेयर होल्डर्स पे, और रियलाइजेशन पे 7,000। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड लाइबिलिटी था, टू रियलाइजेशन में चला जाएगा 7,000 और इक्विटी शेयर होल्डर्स में चला जाएगा 3,000। इस पे स्टडी मैट पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और प्रेरणा के मैट पे भी ये कराया गया, छोड़ के ना जाना। नेक्स्ट है बेटा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 10,000 था, लाइबिलिटी 12,000 देना है, तब तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं, और ये पूरा 10,000 रियलाइजेशन में चला जाएगा और पेमेंट करने का एंट्री तो आपको पता ही है, रियलाइजेशन टू बैंक। नाउ बेटा अब चलेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी के घर में अकाउंटिंग एंट्रीज लगाना है, तो यहाँ पे एंट्री लगाते समय 2 मेथड है, देखना पड़ेगा। रिक्वेस्ट जरूर से देखिएगा आप लोग, एक पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, इसको बोलते हैं दिल से। मर्जर मेथड, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड को बोलते हैं दिल से। दिल से का मतलब होता है प्यार भी तुम्ही से शादी भी तुम्ही से, होता है ना, जिससे प्यार करते उसी से शादी करते, तो प्यार दिल से रे, मर्जर मेथड। और प्यार किसी और से डैश किसी और से,
दैट्स कॉल्ड परचेज मेथड, परचेज मेथड, परचेज मेथड। ओके, तो आप लोग ध्यान रखना कि कौन सा मेथड बोला है, दिल से मेथड ना परचेज मेथड। सर कैसे पता चलेगा एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, दिल से, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट? बेटा इस चैप्टर में दो ही थ्योरी है जो आपको जरूर से पढ़ना है। फर्स्ट है व्हाट इज पीसी, वो कर लिया, एंड द सेकेंड वन इज एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कब से कब कहलाता है। तो 5 कंडीशंस है, पांचों के पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो उसको कहते हैं एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। पांचों में कोई भी एक रुक गया, सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो उसे कहते हैं एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ये परचेज मर्जर का कंसेप्ट ओनली परचेजिंग कंपनी के लिए, वेंडर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो amalgamation in the nature of merger and amalgamation will satisfy all the following conditions. If anyone is not satisfied, purchase। क्या क्या 5 conditions है? All assets liabilities must be taken, ध्यान रखेंगे, at book value for uniformity of accounting policy change कर सकते हैं। Same business must be continued। PC to equity shareholders, equity shares में, cash fraction shares में 90% इक्विटी से होल्डर्स वेंडर कंपनी का, परचेजिंग कंपनी का इक्विटी से होल्डर्स बनना चाहिए। एक बार फिर से बोलेंगे, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज बुक वैल्यू थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। सेम बिजनेस मस्ट बी कंटिन्यूड, पीसी मस्ट बी डिस्चार्ज बाय इक्विटी शेयर्स, कैश दे सकते हैं फ्रैक्शन शेयर्स के लिए, एंड पुरानी कंपनी के 90% शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स नए कंपनी के शेयर होल्डर्स बनना चाहिए। 5 कंडीशंस याद करने में तकलीफ होता है, तो चलो आलू भटूरे चटनी एक्स्ट्रा 90 रुपीज़, तो आलू भटूरे चटनी खाते हैं एक्स्ट्रा 90 देकर। आलू का मतलब ऑल एसेट्स लायबिलिटीज, भटूरे का मतलब बुक वैल्यू पे, चटनी का मतलब कंटिन्यू सेम बिजनेस, एक्स्ट्रा मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप पीसी इक्विटी शेयर से दो फ्रैक्शंस के लिए कैश, और 90 रुपीज़ मतलब 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स बनना चाहिए नए कंपनी के। बेटा जब परचेजिंग कंपनी, ट्रांसफर कंपनी, एमलगमेटेड कंपनी के घर में एंट्री सीखेंगे तो बड़ा सिंपल एंट्रीज है, एकदम टेंशन का बात नहीं है। मर्जर परचेज दोनों मेथड देखना है, तो पहले हम लोग परचेज मेथड देख लेते हैं, फिर उसके बाद मर्जर का काम करेंगे। तो बेटा पहला एंट्री पीसी ड्यू, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। सेकेंड एंट्री बहुत ट्रिकी है बेटा, यहीं पे गलती हो सकता है, तो ध्यान से देखना। परचेज मेथड बता रहे हैं कि आप जो जो एसेट्स को टेक ओवर किए हो वो आपका एसेट्स हो जाएगा, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू बिजनेस परचेज, डिफरेंस आ जाता है तो गुडविल कैपिटल रिजर्व। तो सन्ड्री एसेट्स एग्रीड वैल्यू, ध्यान रखेंगे वेंडर को बंद करते समय बुक वैल्यू देखते हैं, उनका बैलेंस शीट बंद होता है, और खरीद के लेकर आते हैं तो एग्रीड वैल्यू पे, एग्रीड वैल्यू नहीं है तो मार्केट वैल्यू नहीं है तो बुक वैल्यू, फिर गुडविल अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर आता है, टू लायबिलिटीज भी एग्रीड वैल्यू बुक वैल्यू पे, और टू डिवेंचर ऑफ वेंडर कंपनी, इसको स्टार मार्क करना, डिवेंचर नहीं लिखना, डिवेंचर ऑफ वेंडर कंपनी लिखना, डिवेंचर लिख दोगे तो आपको अपना डिवेंचर दिखने लगेगा। एग्रीड वैल्यू बुक वैल्यू, पीडीडी बिजनेस परचेज, नीचे डिफरेंस आया तो कैपिटल रिजर्व। बेटा गुडविल और कैपिटल रिजर्व के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। कभी कभी पीसी ज़्यादा दे देते हो नेटो से, तो ज़्यादा दिया तो गुडविल, और पीसी कम दिया नेटो से तो प्रॉफिट हो गया कैपिटल रिजर्व, और पीसी नेटो बराबर है तो नो गुडविल नो कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट बेटा थर्ड एंट्री, 3 ही मेन एंट्री होता है, एक दुकान खरीदने का, एक एसेट्स लायबिलिटीज में गुडविल कैपिटल रिजर्व का। अगर आपने जर्नल बनाना है तो गुडविल कैपिटल रिजर्व डायरेक्टली दिख जाएगा बैलेंसिंग फिगर, और अगर डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाना है ना तो इस तरह से वर्किंग नोट से गुडविल कैपिटल रिजर्व जरूर से कैलकुलेट करना। तीसरा एंट्री डिस्चार्ज करना पीसी लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फेस वैल्यू पे, और प्रीमियम है तो प्रीमियम में चला जाएगा डिवेंचर कैश बैंक। ये 3 मेन एंट्री है, और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, उनके डिवेंचर होल्डर्स को लेकर खुद पेमेंट करते, तो पेमेंट का एंट्री होगा। एंट्री नंबर 2 में डिवेंचर लाने का एंट्री, टू डिवेंचर ऑफ वेंडर कंपनी। एंट्री नंबर 4 में डिस्चार्ज, डिवेंचर ऑफ वेंडर कंपनी टू डिवेंचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक टू एसपी,
डिस्काउंट पे डिवेंचर इज किया डिस्काउंट पे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपने पे कर दिया तो पहले गुडविल आया था यानी आपने ज़्यादा पेमेंट किया। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस और पे करेंगे तो और ज़्यादा पेमेंट हो गया तो गुडविल टू बैंक। अगर पहले प्रॉफिट हो गया था, पीसी कम दिया था, प्रॉफिट हुआ था, अब और खर्चा करोगे तो आपका प्रॉफिट कम जाएगा, कैपिटल रिजर्व टू बैंक। इस पे भी एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल आप लोग को मिलेगा। और उनके स्टैट्यूटरी रिजर्व, वेंडर कंपनी के कुछ स्टैट्यूटरी रिजर्व होता है जो आपको टेक ओवर करना होता है, क्योंकि एंट्री नंबर 2 में ही तो सारा एसेट्स लायबिलिटीज लाए हैं, यहाँ पे उनका रिजर्व नहीं आया। स्टैट्यूटरी रिजर्व भी वेंडर कंपनी का मेंटेन करना पड़ता है, इसके बारे में थोड़ी देर बाद पढ़ने वाला हूँ अपने। स्टैट्यूटरी रिजर्व का एक लाने का एंट्री, एमलगमेशन एडजस्टमेंट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये बहुत स्पेशल एंट्री है। और बेटा आपस में एमलगमेटिंग या वेंडर परचेजिंग कंपनी के बीच में कोई डेटर्स, क्रेडिटर्स, बीआर, बीपी, लोन गिवन, लोन टेकन, जब दोनों मिल जाएंगे एक दूसरे के हो जाएंगे तो वो डेप्ट, म्यूचुअल डेप्ट कैंसिल करते। एलिमिनेशन ऑफ इंटर कंपनी ओइंग, सन्ड्री क्रेडिटर्स टू सन्ड्री डेटर्स, बिल्स पेबल टू बिल्स रिसीवेबल, लोन गिवन टू लोन टेकन। कभी कभी बिल डिस्काउंटेड हो गया या बिल एंडोर्स्ड हो गया, बी आर डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड या एंडोर्स्ड, ध्यान देखेंगे होल्डिंग में भी काम आएगा, इज नॉट अ म्यूचुअल डेप्ट। आपस में बिल ड्रॉ किया गया, एक के लिए बीपी, दूसरा के लिए बीआर दिख ही नहीं रहा, अबे कहाँ गया तेरा बीआर, डिस्काउंट कर दिया, ओ बैंक को देना पड़ेगा तब तो म्यूचुअल डेप्ट नहीं है, अरे नहीं किसी और को दे दिया तो म्यूचुअल डेप्ट नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट, एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट, इस पे भी डिस्कशन है नीचे। अनरियलाइज प्रॉफिट को रिमूव करने का एंट्री होता है बेटा गुडविल कैपिटल रिजर्व टू स्टॉक। क्या होता है अनरियलाइज प्रॉफिट, मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये था बेटा एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के 8 एंट्रीज। अब इनसे रिलेटेड 3-4 कैलकुलेशन से समझाएंगे और फिर 5 मिनट में मर्जर भी कंप्लीट होगा। पहले गुडविल कैपिटल रिजर्व के बारे में एग्जाम्पल देखिए। आपने 10,000 का एसेट्स लिया, लाइबिलिटीज लिया 2,000 का, नेटो मिला 8,000, बट पीसी दे दिया 11,000, तो गुडविल हो गया बेटा 3,000। एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 10,000, गुडविल अकाउंट डेबिट 3,000, टू लाइबिलिटीज टू बिजनेस परचेज। एक कैपिटल रिजर्व का आनंद उठाते हैं। आपने एसेट्स लिया 10,000 का, लाइबिलिटीज लिया 2,000 का, नेटो है 8,000, पीसी दिया 7,000। वाह गुप्ता जी 8,000 का एसेट्स लेके 7,000 दिया, बल्ले बल्ले 1,000 कैपिटल रिजर्व। एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू लाइबिलिटीज, टू बिजनेस परचेज, टू कैपिटल रिजर्व। नाउ बेटा स्टैट्यूटरी रिजर्व, वेंडर कंपनी के कुछ रिजर्व होते हैं जो कुछ कानून, कुछ एक्ट के तहत बनाए गए हैं, जिसको कुछ साल मेंटेन करना पड़ता है, तो उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व। आज तो वेंडर कंपनी बंद हो जा रहा है, उनका रिजर्व खत्म हो जाएगा, तो फिर गवर्नमेंट से जो बेनिफिट्स जो मिला था वो आपसे विड्रॉ कर लिया जाएगा या वायलेशन ऑफ लॉ होगा, इसलिए परचेजिंग कंपनी कुछ साल के लिए उसको टेम्पररी ट्रांसफर करके अपने पास दिखा देते हैं, तो उसका एंट्री होता है एमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। और बाद में स्टैट्यूटरी रिजर्व नहीं चाहिए तो इसको टपका देंगे स्टैट्यूटरी रिजर्व टू एमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व। ये भी ट्रीटमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टैट्यूटरी रिजर्व का कुछ एग्जाम्पल देखिए बेटा, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। पेपर सेटर बता देंगे इन परचेज मेथड रिजर्व सरप्लस ऑफ वेंडर इज नॉट ट्रांसफर्ड बट स्टैट्यूटरी रिजर्व मस्ट बी मेंटेन बाय परचेजिंग कंपनी, ट्रांसफर करेंगे। और बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, जरूर से इंपॉर्टेंट है, तो बेटा स्टैट्यूटरी रिजर्व बैलेंस शीट में दिखाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस पे दिखाते हैं बेटा, स्टैट्यूटरी रिजर्व, जेंडर रिजर्व, रिटेन अर्निंग। और एमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व नेगेटिव बैलेंस है, तो बेटा ध्यान सुनना, ये तो पॉजिटिव बैलेंस है, रिजर्व डेबिट होने से नेगेटिव, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक बार स्टैट्यूटरी रिजर्व पॉजिटिव बनकर आएगा और एक बार नेगेटिव बनकर आएगा, फिर सेटअप हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा थोड़ा सा डिवेंचर्स के बारे में ध्यान से सुनेंगे। डिवेंचर्स सेकेंड एंट्री में उनका डिवेंचर्स को टेक ओवर किए थे, टू डिवेंचर ऑफ वेंडर कंपनी और एग्रीड वैल्यू।
और एंट्री नंबर 4 पे पेमेंट करते हैं उनको, एंट्री नंबर 4 पे डिस्चार्ज। तो इसको लेकर थोड़ा सा बात ध्यान दीजिएगा जो गलती होता है। एग्जाम्पल, डिवेंचर ऑफ वेंडर कंपनी 10,000 था बट एग्रीड वैल्यू है 11,000। तो हम लोग एंट्री नंबर 2 जब लगाएंगे ना, टू डिवेंचर ऑफ, ये क्वेश्चन था बेटा, टू डिवेंचर ऑफ वेंडर कंपनी 11,000 दिखाना एंट्री नंबर 2 में, गलती से आप लोग 10 दिखा देते हो। और फिर एंट्री नंबर 4 में जब पेमेंट करेंगे डिवेंचर ऑफ वेंडर कंपनी टू डिवेंचर इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर 11,000 दिखाना। नेक्स्ट बेटा डिवेंचर के बारे में थोड़ा सा और एक दो एग्जाम्पल देख लो, ट्विस्ट रहता है। डिवेंचर ऑफ वेंडर कंपनी 10,000 था, डिस्चार्ज एट 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट यानी एग्रीड वैल्यू 8,000। तो एंट्री नंबर 2 में लेकर आएंगे कितना बेटा, 8,000 टू डिवेंचर ऑफ वेंडर कंपनी। जरूर से देखिएगा। और कैसे डिस्चार्ज करेंगे, 12% डिवेंचर 100 ईच, 25% प्रीमियम। जब हम लोग उनको पे करेंगे 8,000, 100 का डिवेंचर 125 में, तो वैल्यू पर डिवेंचर 125, नंबर ऑफ डिवेंचर 8,000 देना है, अपना डिवेंचर 125 का, तो 64 डिवेंचर ऑफ 100 ईच 125 पे। तो डिवेंचर ऑफ वेंडर कंपनी एंट्री नंबर 4 पे, टू डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू और टू एसपी। तो ये बेटा परचेजिंग कंपनी के घर में परचेज मेथड से काम हो गया। अब मर्जर मेथड में 2-3 एंट्रीज चेंज होते हैं, ध्यान से देखेंगे। पहला एंट्री तो सेम ही है, सेकेंड एंट्रीज बहुत आसान है। मर्जर है दिल से, ऑल एसेट्स, ऑल लाइबिलिटीज, ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स, ऑल लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पे लेकर आएंगे। तो सन्ड्री एसेट्स बुक वैल्यू पे, ऑल एसेट्स टू ऑल लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पे, स्टैट्यूट रिजर्व भी आ जाएगा, रिजर्व पीएल भी आ जाएगा, पीडीडी डिवेंचर ऑफ वेंडर कंपनी। ध्यान देना यहाँ डिवेंचर आएगा एग्रीड वैल्यू पे, बट मर्जर मेथड पे बुक वैल्यू पे, पीडीडी बिजनेस परचेज, रिजर्व, पीएल, एवरीथिंग विल कम। और डिफरेंस आ जाएगा तो रिजर्व ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है। रिजर्व पीएल कैसे बनता है ध्यान से सुनेंगे। पीसी अगर ज़्यादा है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से तो आपने ज़्यादा दे दिया लॉस, जनरल रिजर्व डेबिट, और पीसी कम है इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से तो प्रॉफिट, जनरल रिजर्व क्रेडिट। प्लीज डू नॉट ट्रांसफर जनरल रिजर्व वेंडर कंपनी टू बैलेंसिंग फिगर। बेटा मर्जर मेथड में तो सब कुछ आता है, 2 आइटम छोड़ के, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल छोड़ के A to Z आइटम्स ट्रांसफर हो जाता है, तो उनका पीएल, उनका रिजर्व सब ट्रांसफर होता है। तो रिजर्व को लिखने का जरूरत नहीं है बेटा, रिजर्व तो उनका भी आएगा प्लस यहाँ पे डिफरेंस भी आएगा। तो रिजर्व को आप छोड़ देना बैलेंसिंग फिगर के लिए, और डायरेक्ट अगर आप लोग को बैलेंस शीट बनाना है तो पीसी ग्रेटर देन इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो जनरल रिजर्व लॉस हो गया ये डेबिट, अदरवाइज प्रॉफिट। बेटा एंट्री नंबर डिस्चार्ज का सेम है। एंट्री नंबर 4 पे हम लोग बातें करेंगे अभी बेटा, एंट्री नंबर 4 पे इस पे अच्छी तरह से बातें करने वाले हैं मर्जर मेथड का। यहाँ पे ऐसे होगा बेटा, डिवेंचर ऑफ वेंडर कंपनी बुक वैल्यू पे लेके आए थे, बुक वैल्यू पे टू अपना डिवेंचर देंगे एग्रीड वैल्यू पे, और डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस ये जनरल रिजर्व पीएल में चला जाएगा। कोई भी डिफरेंस आएगा तो जनरल रिजर्व पीएल में चला जाएगा। तो ध्यान रखना डिवेंचर्स एंट्री नंबर 4 परचेज मेथड पे एग्रीड वैल्यू पे आया था, यहाँ पे आएगा बुक वैल्यू पे, बट डिस्चार्ज करेंगे एग्रीड वैल्यू पे। एग्जांपल आने वाला है बताएंगे। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बेटा पीएल जनरल रिजर्व से डेबिट करके टू बैंक। स्टैट्यूट रिजर्व का कोई एंट्री नहीं चाहिए बिकॉज स्टैट्यूट रिजर्व ऑलरेडी आपने एंट्री नंबर 2 में ट्रांसफर कर दिया है। एलिमिनेशन ऑफ म्यूचुअल डेब्ट सेम है, और अनरियलाइज प्रॉफिट भी रहेगा तो पीएल रिजर्व टू स्टॉक। अनरियलाइज प्रॉफिट पे डिस्कशन करने वाला हूँ। स्टैट्यूट रिजर्व के बारे में देखिए एक नोट, इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी स्टैट्यूट रिजर्व ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो वेंडर कंपनी में स्टैट्यूट रिजर्व का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और मर्जर मेथड में स्टैट्यूट रिजर्व तो
ऑलरेडी एंट्री 2 में आ गया, आपको फिर से लाने का एंट्री नहीं करना है। नाउ डिवेंचर के बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। डिस्चार्ज ऑफ डिवेंचर ऑर्डर ऑफ वेंडर कंपनी, डिवेंचर ट्रांसफर एंट्री नंबर 2 में बुक वैल्यू पे, मर्जर मेथड पे, और पेमेंट मेड इट एग्रीड वैल्यू, डिफरेंस जेनेजा पीएल। फॉर एग्जांपल बुक वैल्यू 100 था, आप उनको दे रहे हो 110, तो डिफरेंस 10 जेन रिजर्व में। तो एंट्री नंबर 4 पे क्या लिखेंगे बेटा, एंट्री नंबर 2 में डिवेंचर लिखेंगे 100, 4 पे लिखेंगे डिवेंचर तो लाए थे 100, टू बैंक 110 और जेनरल रिजर्व पीएल में चला जाएगा 10। इंटर कंपनी डेब्ट क्या होता है, आपस का डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स, बीआर, बीपी, लोन गिवन, लोन टेकन, जब तक अलग अलग है तो ठीक है, और पोस्ट मैरिज जब दोनों एक हो जाएंगे कैंसिल हो जाएगा इंटर कंपनी डेब्ट, कैंसिल। बीआर डिस्काउंटेड एंडोर्स पढ़ा दिए थे, एग्जाम्पल देखिए, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, एमलगेमेटेड, एक्स वाई लिमिटेड फॉर्म। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का शादी हो गया, एक्स वाई बन गया। जब एक्स और वाई अलग अलग थे तब डेटर्स क्रेडिटर्स, एक्स वाई आ जाएंगे तो डेटर्स भी खत्म, क्रेडिटर्स भी खत्म, आपस वाला। डेटर ऑफ एक्स लिमिटेड 50,000 है, वाई से 10,000 पाना है, क्रेडिटर ऑफ वाई 70,000 है, एक्स को 10,000 देना है। एक्स वाई लिमिटेड का जब बैलेंस शीट बनाएंगे, अकाउंटिंग करेंगे, क्रेडिटर्स डेबिट टू डेटर्स, क्रेडिटर डेटर्स खत्म, और बैलेंस शीट जब बनेगा लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर 70,000 था लेस म्यूचुअल डेब्ट, डेटर्स 50,000 था लेस म्यूचुअल डेब्ट। एक आपने पढ़ा था अनरियलाइज प्रॉफिट का कंसेप्ट। अनरियलाइज प्रॉफिट मतलब आपस में परचेजिंग वेंडर कंपनी के बीच गुड्स सेल परचेज हुआ प्रॉफिट पे और वो माल बच गया, प्रॉफिट पे सेल परचेज हुआ वो माल बच गया, उसको बोलते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट, वो भी एलिमिनेट करेंगे। परचेज मेथड पे था गुडविल कैपिटल रिजर्व टू स्टॉक, स्टॉक रिजर्व, और मर्जर पे पीएल जनरल रिजर्व टू स्टॉक रिजर्व। इफ देर इज एनी ट्रांसफर ऑफ गुड्स बिटवीन परचेज वेंडर कंपनी, that is old company, some profit which unsold at the time of absorption, unsold is called unrealized profit। unrealized profit का मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टॉक इंक्लूडेड that is in unsold stock, rate of profit, x and y amalgamated, x limited took over y limited या y limited took over x limited, amalgamation हो, absorption हो, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही ट्रीटमेंट। x limited sold goods to y लिमिटेड 10,000 पे, x लिमिटेड ने y को माल बेचा था 10,000 पे, 20% प्रॉफिट था। y लिमिटेड सोल्ड ऑल गुड्स, y लिमिटेड सोल्ड ऑल गुड्स रिसीव, y ने सारा माल बेच दिया, x ने y को बेचा और y ने बाजार में बेच दिया, तो फिर अनरियलाइज प्रॉफिट यहाँ पे स्टॉक में कुछ भी सामान नहीं है तो अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं है। नाउ वाई लिमिटेड का स्टॉक फ्रॉम एक्स 10,000 का माल बच गया, तो 10,000 का माल बच गया तो 20% प्रॉफिट 2,000 अनरियलाइज प्रॉफिट। वाई लिमिटेड का स्टॉक में 4,500 का माल बच गया तो 20% प्रॉफिट था तो 900 अनरियलाइज प्रॉफिट। बेटा रेट ऑफ प्रॉफिट के बारे में ना कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है आप लोगों को, कभी लिख देता है 20% ऑन कॉस्ट, कभी 25% ऑन सेल, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुन लेंगे। जैसे कभी बोल दिया 20% ऑन कॉस्ट, फिर कभी बोल देता है 25% ऑन सेल, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है। तो रेट ऑफ प्रॉफिट के बारे में दो तीन बातें ध्यान से सुनेंगे। अगर किसी सामान का कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 25 है, तो सेल प्राइस होता है 125, तो प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस इंटू 100, रेट ऑफ प्रॉफिट 25/125 इंटू 100, 20% ऑन सेल प्राइस, 20% ऑन सेल प्राइस को बोलते हैं 1/5 ऑन सेल प्राइस। इसको प्रॉफिट बाई कॉस्ट देखेंगे ना 1/4 हो जाता है, 25/100
25% ऑन कॉस्ट, डेट इज 1/4 ऑन कॉस्ट। कभी कभी पेपर सेटर बोल देंगे ना प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट, वो तो बेचने वाले का प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट। आप खरीदे हो, मेरा कॉस्ट आपका सेल प्राइस हो गया, तो आपके पास जो स्टॉक बचा वो सेल प्राइस पे है और रेट ऑफ प्रॉफिट बता देता है कॉस्ट पे। तो हमेशा याद रखना 1/4 ऑन कॉस्ट रहेगा और सेल प्राइस पे चार्ज करना है तो 1/5 कर देना। देखो 1/4 1/5, ये बेसिक्स में हम लोग पढ़ाते हैं फर्स्ट क्लास में, आप जरूर से देखना। 1/5 ऑन कॉस्ट लिखा रहेगा तो सेल्स पे 1/6 हो जाएगा, ध्यान देना। नेक्स्ट है बेटा, परचेजिंग कंपनी कभी कभी ना गुडविल और एसपी को हटाने के लिए एक जुगाड़ बैठाता है। शेयर्स इशूड एट प्रीमियम रिकॉर्डेड एट पार, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम रिकॉर्डेड एट पार, ये इसको कैसे काम करना है ध्यान से देखना। टू एलिमिनेट गुडविल एसपी, shares are issued at premium but recorded at par, this is for purchasing company only। तो गुडविल और प्रीमियम को हटाने के लिए देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे। आपने एसेट्स टेकन ओवर किया 10,000 का और पीसी में 1,000 शेयर 10 का दिया 12 पे, तो आपने 10,000 का एसेट्स खरीदा, 12,000 पे किया, तो गुडविल बन गया 2,000। और एंट्री देखिए, एसेट्स अकाउंट डेबिट 10,000, गुडविल अकाउंट डेबिट 2,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपी। इन्हीं एसपी और गुडविल को हटाने के लिए आप कभी कभी ऐसा काम करते हो, शेयर तो प्रीमियम में दोगे बट एंट्री करेंगे पार पे। तो एंट्री देखो, शेयर इशूड एट प्रीमियम रिकॉर्डेड एट पार, एसेट्स 10,000, पीसी भी दिखाएंगे 10,000 ही, और एसेट्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नो एसपी नो गुडविल। नेक्स्ट है बेटा डिसेंटिंग शेयर होल्डर। डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स लोग वो होते हैं जो दुखी शेयर होल्डर्स हैं, जो एमलगमेशन स्कीम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनको एक म्यूचुअली डिसाइड करके या कोर्ट डिसाइड करेगा उनको पे कर देंगे। जब डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स का बात आता है तो वेंडर कंपनी के घर में, वेंडर कंपनी के घर में एक बात ध्यान से समझना, जो इक्विटी शेयर कैपिटल, ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल दो अकाउंट में जाएगा, एक इक्विटी शेयर होल्डर्स में जाता ही है और कुछ कुछ नाराज शेयर होल्डर्स लेके रखे तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के अकाउंट में चला जाएगा। दो इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट बनेगा, एक तो मेन बनता ही है और एक डिसेंटिंग शेयर होल्डर, उसमें सिर्फ उन्होंने जो कैपिटल लेके रखा वही ट्रांसफर करेंगे, फिर उनको पे कर देंगे और डिफरेंस अमाउंट चला जाएगा रियलाइजेशन पे। शेयर होल्डर्स नॉट इन फेवर ऑफ एमलगमेशन पेड एज म्यूचुअली डिसाइडेड बाय कोर्ट, the share capital held by them transferred to dissenting shareholders, any difference transferred to realization, reserve PL not transfer। बेटा कुछ एडवांस सब मिलेगा मिड ईयर एक्विजिशन, दैट इज बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च, टेक ओवर हुआ है जुलाई सितंबर अक्टूबर में, तो बैलेंस शीट का डेट पहले का है और टेक ओवर हुआ है कुछ महीना बाद, तो आपको ना वो बैलेंस शीट को अपडेट करके उस टेक ओवर के दिन तक का एक बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, जिसमें थोड़ा सा एसेट्स लायबिलिटीज पीएल का वैल्यू चेंज हो जाएगा। मैथ पे 2 क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट है जरूर से देखना, सुपर डुपर एडवांस क्वेश्चन है ये। इफ देयर इज एनी एमलगमेशन एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग द ईयर, प्रिपेयर बैलेंस शीट बिफोर टेक ओवर विद द हेल्प ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड आफ्टर दैट एकदम नॉर्मल सम्स बन जाएगा। आपको जो 2 सम्स कराया गया जरूर 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 से देखकर जाना, छोड़ के न जाना। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एब्जॉर्प्शन, ये बहुत एडवांस टॉपिक्स में आते हैं, कभी कभी ऐसा बोल दिया जाएगा कि परचेजिंग कंपनी का 1 अप्रैल को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ, 2-4 एंट्री लगा देना, फिर उसके बाद 2 अप्रैल को टेक ओवर हुआ। प्रेरणा मेट में 2-3 क्वेश्चन है, एडवांस है, टफ नहीं है, आसान है, बट जरूर से पढ़ के जाना। सो समटाइम वेंडर कंपनी, ओके, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रहेगा तो वो भी आप देख लेना। नेक्स्ट है आखिरी ख्वाहिश ऑफ वेंडर कंपनी। कभी कभी ऐसा होता है कि वेंडर कंपनी हमेशा के लिए बंद हो रहा है, उससे पूछते हैं आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, हमारे प्यारे प्यारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दो। तो वेंडर कंपनी दुकान बेचने से पहले डिविडेंड डिक्लेयर करके पे करता है, डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो पीएल का बैलेंस कम जाएगा, बैंक बैलेंस कम जाएगा, बस ये 2 बात ध्यान रखना है।
सो आखिरी क्वाइस समटाइम वेंडर कंपनी डिक्लेयर बिफोर एमलगेमेशन एब्जॉर्प्शन डिविडेंड, तो पीएल टू डिविडेंड, डिविडेंड टू बैंक, पीएल एंड बैंक बैलेंस ऑफ वेंडर कंपनी विल डिक्रीज। इस पे भी दो सम जरूर से करके जाना। परचेजिंग कंपनी भी डिविडेंड दे सकता है तो उसके घर में भी सेम ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट है बेटा, इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी ऑलवेज चेक कौन सा मेथड है, परचेज मेथड या मर्जर मेथड, ये हमेशा लास्ट लाइन में लिखा रहेगा। प्रॉब्लम साइलेंट रहेगा तो चप्पा चप्पा चेक करना, दिख गया मर्जर तो ठीक है, अदरवाइज परचेज मेथड ही आप करना। सर मर्जर मेथड कैसे पता चलता है? हाँ सर, आलू भटूरे चटनी के एक्स्ट्रा 90 रुपीज़ ले लिया था आपने, तो आलू भटूरे चटनी फॉर एक्स्ट्रा 90, देन मर्जर एंड enjoy योर चटनी फॉर 14 मार्क्स। थैंक यू बेटा। अगर आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चाहिए जो मैं डिस्कस करूं सुपर डुपर एडवांस, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा और मैं आप लोगों के साथ करीबन 8 to 10 वेरी एडवांस क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर सकता हूं मैं। एंजॉय।